नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल जी को। राकेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्रिकेट, फुटबॉल और दिल्ली हाफ मैराथन के साथ साथ आज स्पोर्ट्स कैन के पिटारे में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे वनडे में हराकर श्रृंखला की अपने नाम। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे T20 मैच में दी मात। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और ब्राइटन के बीच मुकाबला ड्रॉ और दिल्ली हाफ मैराथन में अविनाश साबले ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 51 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला जीत ली है। मैच रिपोर्ट के साथ हैं धर्मेंद्र। सिडनी में सिक्के की उछाल के साथ एक बार फिर सब कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता दिखने लगा। एरॉन फिंच और डेविड वार्नर जम गए और भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोनों ने पहले विकेट की साझेदारी के लिए एक बार फिर 100 से ज्यादा रन जोड़े। पहले फिंच को मोहम्मद शमी ने आउट किया, उसके बाद वार्नर श्रेयस अय्यर के डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हो गए। इस समय ऐसा लगा कि टीम इंडिया वापसी कर लेगी, लेकिन स्टीव स्मिथ के मंसूबे कुछ और ही थे। टीम इंडिया के गेंदबाज स्मिथ को बेहद पसंद हैं और ये बात आज एक बार फिर देखने को मिली। स्मिथ ने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स खेले और भारत के खिलाफ लगातार तीसरे वनडे में शतक जड़ दिया। उन्होंने 104 रन बनाए। मार्नस लबुशाने ने भी स्मिथ का पूरा साथ दिया। उन्होंने 70 रन की पारी खेली। अंतिम ओवरों में ग्लेन मैक्सवेल ने 29 गेंद में 63 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर स्कोर 4 विकेट पर 389 तक पहुंचा दिया। यह सिर्फ वनडे इतिहास का दूसरा ऐसा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 खिलाड़ियों ने अर्धशतक या इससे ज्यादा रन बनाए हों। जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत तेज तर्रार रही, लेकिन पहले मयंक अग्रवाल और फिर शिखर जल्दी आउट हो गए। विराट कोहली और लोकेश राहुल ने 34वें ओवर तक जीत की उम्मीद को बनाए रखा। पहले कोहली 89 रन बनाकर आउट हुए और फिर एडम जैम्पा ने राहुल को 76 के स्कोर पर आउट किया। इसके बाद न तो पांड्या के बल्ले से बड़े शॉट्स निकले और न ही रविंद्र जडेजा बड़ी पारी खेलने में सफल हुए। मेजबान टीम के लिए पैट कमिंस ने 3, जॉश हेजलवुड और एडम जैम्पा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों का टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन करना टीम इंडिया के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की निर्णायक बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच बुधवार को ओवल में खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया पूरा जोर लगाएगी और सीरीज में कम से कम एक मैच जीतने की कोशिश करेगी। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैन। फिर राकेश जी कहते हैं कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत भी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों ने जिस तरीके से दोनों ही मुकाबलों में प्रदर्शन किया है, चिंता बढ़ गई है। बहुत चिंता की बात है और दोनों में अगर मैचों के अंदर ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पार्टनरशिप 100 से ज्यादा की हो जाए तो बल्लेबाजों के लिए वाकई बहुत दिक्कत हो जाती है। इतने बड़े स्कोर का पीछा करते पहले जो बल्लेबाजी करती है टीम वो तो टांग देती है एक बड़ा स्कोर, लेकिन उसके बाद उसको चेस करना वो बड़ा मुश्किल लगता है। और यहाँ बड़ी हैरानी की बात ये लग रही है कि बुमराह भी उतने कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं जिनसे बड़ी उम्मीदें थी। क्योंकि देखो, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में क्या होता है कि गेंदबाज की जो लेंथ है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस लेंथ पे आपको गेंदबाजी करनी है। और अक्सर ऐसा होता है कि 1-2 मैच होने के बाद ही गेंदबाज उस चीज को समझ पाते हैं और सामने जब डेविड वार्नर आपके पास हो, एरॉन फिंच हो, तब आपको किस लेंथ की गेंदबाजी करनी है वो बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है गेंदबाजों के लिए। कप्तानी पर भी कुछ सवाल दिखे। अगर हार्दिक पांड्या फिट हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, तो इतने लेट क्यों आए? और पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं की, एक दिन में कैसे वो फिट हो गए? देखिए, आप आनंद सवाल कर रहे हैं तो सवाल तो बड़ी हैरानी की बात है। इतना बड़ा ये दौरा इतनी मजबूत टीम के खिलाफ, और हमारे कप्तान विराट कोहली ने खुद सवाल किया है कि उसको खिलाड़ियों के बारे में उन्हें ही पता नहीं है, रोहित शर्मा की क्या स्थिति है क्या नहीं है, और खुल के उन्होंने इस चीज को बोला है कि वो टीम के साथ क्यों नहीं आए हैं, फिट हैं या अनफिट है। पहले कहा गया अनफिट है तो वो आईपीएल में खेल गए, इसका मतलब फिट हैं। फिर हुआ कि टीम के साथ जाएंगे, लेकिन फिर वो नहीं गए। तो कप्तान के लिए बड़ी उहापोह की स्थिति है। और एक तो इस तरह जो टीम की सिलेक्शन को लेके, खिलाड़ियों की फिटनेस को लेके जो उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, ऊपर से इस तरह की ये दोहरी मार उनके ऊपर पड़ी है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्लानिंग बनानी चाहिए थी इस दौरे के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि
गेंदबाज कई बार फील्डर मांगता है कि मेरे को यहाँ चाहिए, मुझे यहाँ गेंदबाजी करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाज अपनी फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं और जब तक विराट कोहली कुछ समझ के चेंजेस करते हैं तब तक वो फिर दूसरी तरफ गेंदबाजी वहां पर दिखाई देती है हमें। नवदीप सैनी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कप्तान का, टी नटराजन को शामिल करना चाहिए था इस मैच में। देखिए, टी नटराजन क्योंकि लास्ट मौके पे वो शामिल किए गए हैं और नवदीप सैनी भी पूरी तरह से फिट नहीं है, उनकी वजह से ही नटराजन को मौका मिला है यहाँ पे। तो एक तो आप एक बड़े दौरे पे जाते हैं तो एक अनफिट, हाफ फिट खिलाड़ी को आप रखते हैं, उसके बाद उसके बैकअप के रूप में एक खिलाड़ी को रखते हैं, तो कप्तान के लिए बड़ी ये दिक्कतें हो जाती हैं कि आप करें क्या। वैसे तो मोहम्मद सिराज को भी आप खिला सकते हैं, उनका शार्दुल ठाकुर हैं, उनको आप खिला सकते थे, लेकिन क्या होता है कि बड़े दौरे पे आपको एक मैच के बाद दूसरे मैच में उसको मौका देना ही पड़ता है। लेकिन नवदीप सैनी ने आज जिस तरह की गेंदबाजी की, बहुत ही खराब गेंदबाजी उनकी थी यहाँ पर, खासतौर पर जो आखिरी ओवर उनको मिला और मैक्सवेल वाला बल्लेबाज जब सामने हो, हालांकि किसी भी गेंदबाज के लिए दिक्कत आएगी, लेकिन एक गेंदबाज का फुल टॉस दे देना, ये बड़ा मतलब वो लगा कि ऐसा लगा कि अनुभव की कमी जो होती है साथ, या कई बार होता है कि आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपको कुछ सूझता नहीं है, तो हमारे गेंदबाजों के साथ कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और ये उम्मीद करते हैं कि भाई जैसे दौरा आगे बढ़ेगा तो शायद T20 सीरीज में या तीसरे मैच में हमारी टीम यहाँ पर कुछ कर सकेगी। लोकेश राहुल को आपको लगता है कि बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसी भी उस फॉर्मेट के अंदर मेरा ये मानना है जो आपके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हों उनको ऊपर ही आना चाहिए, तभी वो बड़े स्कोर भी आपके लिए खड़ा कर सकते हैं। और वो तो मूल रूप से सलामी बल्लेबाज हैं। आपने उनको एक विकेट कीपर, जब उनके नाम के आगे विकेट कीपर लिखा जाता है ना, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि एक विशुद्ध बल्लेबाज जिसने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में जगह बनाई, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बढ़िया बल्लेबाजी की, और उसके नाम के आगे विकेट कीपर, और जबकि एक संजू सैमसन को आपने विकेट कीपर के रूप में टीम में रखा है, तो मुझे लगता है कि लोकेश राहुल को आपको ऊपर लाना ही पड़ेगा। शिखर धवन बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे आईपीएल के दौरान ही, उन्होंने यहाँ बल्लेबाजी की, लेकिन मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल को कहीं ना कहीं तीसरे मैच में आपको रेस्ट देके और लोकेश राहुल को ओपनिंग करानी पड़ेगी, और एक शायद आप मनीष पांडे को मौका दे सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। राकेश जी, स्टीव स्मिथ, एरन फिंच और डेविड वार्नर, शानदार बल्लेबाजी। देखिए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी है। डेविड वार्नर तो जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं कि जरा सी भी बैक ऑफ द लेंथ उनको बॉल मिली, जरा सी भी शॉर्ट पिच मारना मतलब सजा है गेंदबाज के लिए। तो इस चीज को हमारे गेंदबाजों को बहुत जल्दी समझना चाहिए। मुझे लग रहा है जो टीम मैनेजमेंट है, टीम के साथ कोच गए हुए हैं, कप्तान है, इन सबको ये चीज पहले से समझनी चाहिए थी कि दो ऐसे ही खतरनाक सलामी बल्लेबाज हैं, इनको जरा से भी शॉर्ट पिच देंगे तो आपके लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे। और नई गेंद का सही उपयोग हमारे गेंदबाजों के लिए, जब तक आप ऊपर नहीं खिलाएंगे गेंद, क्योंकि उसी में आपका चांस है इनको आउट करने का। आप देखिए कि फ्रंट फुट पे ये थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं नई गेंद पे, लेकिन बैक फुट पे जब जाते हैं तो वो इतने विध्वंसक हो जाते हैं कि फिर उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। 2 मुकाबले 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट और 2 शतक स्टीव स्मिथ के नाम, भारत पसंद है उन्हें। बिल्कुल से आपने सही कहा कि स्टीव स्मिथ देखिए कहाँ 9वें-10वें नंबर के बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और कहां पर वो पहुंच गए, बिल्कुल मेन बल्लेबाज वहां के मिडिल ऑर्डर के ऐसे स्थापित हो गए हैं। और जिस तरह के शॉट्स मारते हैं, आज उन्होंने एक जो शॉट मारा ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद, वो ऐसे अगर छोड़ देते तो वो शायद डबल वाइट टाइप की बॉल होती और उस पर बिल्कुल जमीन पे गिरते और फाइन लेग के ऊपर मतलब ऐसा गजब का हिसाब कभी लोग सोचते थे कि एवी डिविलियर्स मार सकते हैं, लेकिन वो स्मिथ ने दिखा। और स्मिथ इस तरीके से रन बनाते हैं, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत शानदार, और गैप्स जो ढूंढने में मुझे लगता है कि इस समय मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों में सबसे माहिर खिलाड़ी स्टीव स्मिथ है कि गैप किस तरह ढूंढने हैं, गेंदबाजों पर किस तरह से अटैक करना है। तो बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की। चलिए, भारतीय क्रिकेट फैंस निराश जरूर हैं, लेकिन खेल इसी का नाम है। हो सकता है कि टीम इंडिया बुधवार वाले मुकाबले में वापसी करे और उस मैच का आंखों देखा हाल भी आकाशवाणी से पेश किया जाएगा। FM रेनबो और राजधानी चैनलों पर आप सुनिएगा जरूर। उधर न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के साथ 2020 श्रृंखला जीत ली है। आज दूसरा मुकाबला खेला गया, क्या कुछ हुआ बता रहे हैं वीरेंद्र कौशिक। न्यूजीलैंड ने माउंट माउंटगुई में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 72 रन से हरा दिया। पहले खेलते हुए कीवी टीम ने ग्लेन फिलिप्स के रिकॉर्ड शतक की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 238 रनों का विशाल स्कोर बनाया। फिलिप्स ने जबरदस्त पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 51 गेंद पर 10 चौके और 8 छक्के की मदद से 108 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। फिलिप्स ने सिर्फ 40 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और इसके साथ ही वो न्यूजीलैंड की तरफ से T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज
बल्लेबाज बन गए हैं। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 9 विकेट खोकर 166 रन ही बना सकी। ग्लेन फिलिप्स को उनकी बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। मैच के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान कायरन पोलार्ड ने कहा है कि हम खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं और जब हमारा दिन नहीं होता तो हम इसी तरह का फैसिलिटी प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही उन्होंने आकलन किया है। मेरा ये पिछले अनेक वर्षों से लगभग 15-16 साल से मुझे लग रहा है कि वेस्टइंडीज की टीम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं एक दिन, और अगले मैच में हो सकता है कि वो ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि आपको बड़ी हैरानी होगी। तो यही एक, देखिए, बड़ी टीम वही होती है जो लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। वेस्टइंडीज की टीम का एक जमाना था 70 के दशक का, जब वो पूरी तरह से विश्व क्रिकेट को डोमिनेट करते थे। अगर वनडे क्रिकेट है तो उसमें डोमिनेट करते थे, टेस्ट क्रिकेट है तो उसमें डोमिनेट करते थे। लेकिन उसके बाद जो ये 90 का 2000 के आसपास का जो दशक आया, इसमें वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया। उनके प्रदर्शन में जो है निरंतरता नहीं दिखाई दी। कभी अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, कभी बहुत खराब प्रदर्शन कर देते हैं। तो उनके जो समर्थक हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में कम हुए हैं वेस्टइंडीज की क्रिकेट के, कि उनके प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है। एक दिन बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, अगले दिन बहुत ही एक मामूली सा प्रदर्शन उनका होता है। राकेश जी, इस समय एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका का सामना इंग्लैंड से हो रहा है दूसरे 2020 मैच में, और इस समय जो ताजा हाल है वो ये है कि 19वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 5 विकेट पर 136 रन बना लिए हैं। पहला मैच दक्षिण अफ्रीका हार चुकी है। देखिए, उनके मुझे लगता है कि स्कोर काफी कम है। अगर आप अभी ये न्यूजीलैंड के मैच से कंपेयर करेंगे, कहाँ 238 रन, कहाँ 19वें ओवर में 119 रन, तो स्कोर तो काफी कम है उनका। लेकिन T20 में आप जैसे जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, और इसका मतलब है कि अब गेंदबाजों को उनके बड़ी मेहनत करनी होगी, फील्डरों को उनके बड़ी मेहनत करनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, और श्रृंखला में बने रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका को ये मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा। फुटबॉल की बात करें तो अतिरिक्त मिनट में पेनल्टी पर खाए गोल के सहारे लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन एंड हो अल्जाबियन के खिलाफ 1-1 से मैच ड्रॉ खेलने पर विवश हुआ। डिएगो जोटा ने पिछले 8 मुकाबलों में 8वें गोल से लगा कि लिवरपूल इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगा, लेकिन इंजरी टाइम में रेफरी ने पेनल्टी का इशारा किया और फिर पास्कल ग्रैब ने इस मौके को भुनाते हुए मैच को रोमांचक ढंग से ड्रॉ करा दिया। उधर अल्जीरिया के कप्तान रियाद माहरेज की शानदार हैट्रिक की मदद से मेजबान मैनचेस्टर सिटी ने बर्नले को 5-0 से करारी मात दी। एक अन्य मैच में डियास बेल्लाई के एकमात्र विजयी गोल के सहारे लीड्स यूनाइटेड ने एवर्टन को 1-0 से हराया। वेस्ट ब्रॉम ने शेफील्ड यूनाइटेड को 1-0 से मात दी। इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना साउथहैम्पटन से हो रहा है। सबकी नजरें आज रात होने वाले उस मैच पर होंगी जहां टॉटनहम का सामना चेल्सी से होगा, और आज अगर टॉटनहम हॉटस्पर की टीम जीत जाती है तो वो अंक तालिका में टॉप पर पहुंच जाएंगी। तो रोचक हो गया है ईपीएल का जो टेबल पोजीशनिंग है। बिल्कुल, चेल्सी के जो समर्थक हैं बड़े बेताबी से देखेंगे इस चीज को। जी हाँ, बिल्कुल, और ये जो टॉटनहम के करंट मैनेजर हैं होजे मोरिन्हो, उनके लिए भी बड़ा दिलचस्प आज का मुकाबला होगा, क्योंकि चेल्सी के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा है। इंडियन सुपर लीग आईएसएल में आज के पहले मैच में ओडिशा और जमशेदपुर के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। आज के दूसरे मैच में इस समय चेन्नईयन एफसी का सामना केरल ब्लास्टर से हो रहा है। कल हैदराबाद एफसी ने बेंगलुरु एफसी से गोल रहित ड्रॉ खेलकर अंक बांटे थे। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने कल कहा कि वो निश्चित रूप से टोक्यो ओलंपिक की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें लय में वापसी करनी होगी और टूर्नामेंट जीतने होंगे। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना बैडमिंटन विश्व महासंघ की टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन रैंकिंग में 22वें स्थान पर खिसक गई हैं। हाल में वो चोट से जूझ रही थी और अगले साल एशियाई टूर से वापसी की उनकी उम्मीद है। साइना ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित वर्चुअल सत्र में कहा कि निश्चित रूप से मैं टोक्यो में खेलना चाहती हूं, मैं अच्छा करना चाहती हूं और इसके लिए कड़ी मेहनत भी कर रही हूं। टेनिस सुपरस्टार रॉजर फेडरर की प्रशंसक साइना नेहवाल का मानना है कि अगर ये स्विस स्टार और नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और सेरेना विलियम्स जैसे खिलाड़ी इस उम्र में दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं तो वो भी ऐसा कर सकती हैं। राकेश जी, हौसला अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर प्रदर्शन भी करना होगा। बिल्कुल करना होगा, और साइना तो लगातार जो अपनी फिटनेस से जूझती रही है, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये रही है। और बैडमिंटन के अंदर लगातार जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ये खुद शिकायत करती रही हैं कि इतने इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, बहुत कम गैप के बाद होते हैं, तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है फिटनेस को मेंटेन करने में। लेकिन जो सर्किट आपके पास है, आपको उसमें खेलना होता है। रॉजर फेडरर, आपका नोवाक जोकोविच, वो इस तरह की कंप्लेंट करते कभी नजर नहीं आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो संसाधन उपलब्ध हैं उसमें आपको बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। और अगर साइना टोक्यो ओलंपिक में खेलना चाहती हैं तो जैसा कि हमने बताया कि उनको टूर्नामेंट जीतने होंगे, रैंकिंग बढ़ानी होगी, तभी उन्हें क्वालिफाई करने में मदद मिलेगा।
इथियोपिया के अमीद वर्क वेलेलेगन और यमल जर्फ येहुवाला ने दिल्ली हाफ मैराथन में रिकॉर्ड समय के साथ पुरुष और महिला खिताब अपने अपने नाम किए। पुरुषों की रेस में पिछले साल के रजत पदक विजेता वेलेलेगन ने हमवतन और मौजूदा चैंपियन अंदामलाक बेलुहू को रोमांचक मुकाबले में हराकर 58 मिनट 53 सेकंड के कोर्स रिकॉर्ड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। महिला एलीट रेस में येहुवाला ने 1 घंटा 4 मिनट 46 सेकंड के कोर्स रिकॉर्ड समय के साथ रेस जीती। कीनिया की रूथ चेपेंगिटिज दूसरे और एक अन्य इथियोपियाई और विश्व हाफ मैराथन की रिकॉर्डधारी अबाबेल तीसरे स्थान पर रहीं। भारत की बात करें तो अविनाश साबले दिल्ली हाफ मैराथन में भारतीयों में शीर्ष पर रहे। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके साबले ने 1 मिनट 30 सेकंड के समय के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। वो सभी भारतीयों में काफी आगे रहे और ओवरऑल 10वें स्थान पर रहे। 26 साल के साबले इस तरह पहले भारतीय बन गए जिन्हें हाफ मैराथन 61 मिनट से कम समय में पूरी की हो। शीनू बुगाथा दूसरे स्थान पर रहे जिन्होंने 1 घंटा 4 मिनट 16 सेकंड का समय निकाला, जबकि दुर्गा बहादुर बुद्धा 1 घंटा 4 मिनट 19 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व राष्ट्रीय हाफ मैराथन रिकॉर्ड 1 घंटा 3 मिनट 46 सेकंड का था, जो महाराष्ट्र के कालिदास हिरावे के नाम पर था। जैसे ही ये साबले ने रिकॉर्ड कायम किया, इंटरनेट पर उनसे जुड़ी तमाम खबरें आने लगी कि एक किसान परिवार के लड़के ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। कैसे देखते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, फैक्ट्री कारखानों में काम करने वाले के बच्चे वही मैराथनों में दौड़ते नजर आते हैं। एथलेटिक्स को आप देखेंगे कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वही 95% आपको मिलेंगे। और इन खिलाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत ये है अविनाश की कि इनको कंपटीशन कोई नहीं मिला पूरे साल, और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जो लड़कियों ने कई बताया मैराथन में भागने वाली कि हमें तो क्या जंगल में प्रैक्टिस करनी पड़ी। चिंता यादव ने बताया कि वो जंगल में प्रैक्टिस कर रही थी कोविड की वजह से। इतनी परेशानियों के बीच ये कर रहे हैं और हमारे खिलाड़ी हाफ मैराथन के अंदर तो नाम बना रहे हैं। देखिए, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, ये बड़ी बात है। महिलाओं में भी आपका अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकाला लड़की ने, वो एक बड़ी बात है। और लेकिन एक हमारे जो सवाल उठता है कि भाई ये दिल्ली शहर के अंदर हाफ मैराथन सुनते आ रहे हैं, या वर्ल्ड हाफ मैराथन भी हो चुकी है, लेकिन फुल मैराथन के अंदर हमारे कब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, या ये भारतीय वर्ग के विजेता बनने के अलावा ओवरऑल चैंपियन कब बनेंगे, जब विदेशियों से आप कंपीट करते हुए इस हाफ मैराथन में चैंपियन बनेंगे। हम वो चीज देख रहे हैं, तो इसमें ये चीजें निकल के आ रही हैं कि भाई अभी हम एशिया के अंदर अच्छा कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आएगा वक्त, लगेगा एक दिन ऐसा आएगा कि इस हाफ मैराथन में जो ओवरऑल चैंपियन होगा विदेशियों के बीच दौड़ते हुए, जब कोई भारतीय निकल कर आएगा, मुझे लग रहा है कि वो बड़ा सुनहरा दिन होगा भारतीय एथलेटिक्स के लिए और इस मैराथन की दौड़ के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। सवाल काफी अच्छे खड़े किए हैं राकेश जी ने, और भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन को इसका जवाब तलाशना होगा। क्या उस तरह का मंच खिलाड़ियों को मिलता है, क्या उस तरह की फैसिलिटीज मिलती है, और अगर फैसिलिटीज मिलती है तो क्या समय समय पर उन्हें जो मैच फिटनेस की बात हम कहते हैं, या फिर बात करते हैं कि इस तरीके से प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी अगर अच्छा होगा तभी आपका भी समय ज्यादा निखर कर सामने आ सकता है। दूती चंद और केटी इरफान सहित 8 ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के कोर ग्रुप में, जबकि 7 अन्य को टॉप्स के डेवलपमेंटल ग्रुप में शामिल किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने आज इसकी जानकारी दी। साई ने एक बयान में कहा कि मिशन ओलंपिक सेल की 26 नवंबर को आयोजित 50वीं बैठक में इन एथलीटों को उनके प्रदर्शन के आधार पर टॉप्स कोर ग्रुप में शामिल किया गया। वहीं 9 एथलीटों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद उन्हें टॉप्स स्कीम में बरकरार रखा गया है, जिसमें नीरज चोपड़ा, हिमा दास और तेजेंद्र पाल सिंह तूर शामिल हैं। ट्रिपल जंप खिलाड़ी अर्पिंदर सिंह को टॉप स्कीम से बाहर कर दिया गया है। टॉप स्कीम खेल मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। प्रो कबड्डी लीग पीकेएल का 8वां सीजन कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। आयोजनकर्ता ने शनिवार को लीग की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। पीकेएल की वेबसाइट पर जारी एक बयान के अनुसार मौजूदा हालातों और स्वास्थ्य गाइडलाइंस के मद्देनजर प्रो कबड्डी लीग के 8वें चरण को स्थगित किया जाता है। उन्होंने कहा है कि नए साल में ज्यादा सुरक्षा इंतजामों के साथ वो वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के जेहान दारूवाला ने कल बहरीन ग्रां प्री सपोर्ट रेस में FIA फॉर्मूला 2 रेस में पहली बार पोडियम हासिल कर लिया। रेड बुल रेसिंग जूनियर के दारूवाला FIA फॉर्मूला 2 रेस में पोडियम हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दारूवाला ने अंतिम 15 मिनट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 लैप के इस रेस में तीसरा स्थान हासिल किया है। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच इस साल का अंत ATP रैंकिंग में नंबर 1 पर रहते हुए करने वाले हैं, और इसी के साथ वो पीट सैम्प्रास के 6 साल के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर लेंगे। लेकिन राफेल नडाल दूसरे नंबर पर रहकर इस सत्र की समाप्ति करेंगे, और ऐसा करने वाले वो 12 बार ये दोनों लोग टॉप 1 और टॉप 2 में रहेंगे। राकेश जी, समय नहीं है,
स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।